Hello dear students, you are again welcome to my YouTube channel. In today's video we will discuss some paragraphs of a new story, मोती गाज म्यूटिनियर। क्लास 9th की ये स्टोरी है, टलिप सीरीज़ की। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके चंद पैराग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट वी विल read a brief introduction about the author of the story. This is Rudyard Joseph Kipling. Page number 90 and 91. Rudyard Joseph Kipling was born in 1865 and he died in 1936. He was an English writer and Nobel laureate who wrote novels, poems, and short stories, mostly set in India and Burma, now known as Myanmar, during the time of British rule. ये जो रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग ये हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। उसी वक्त उसकी पैदाइश हुई थी 1865 में, और उसकी ज़्यादातर स्टोरीज़ में ये इंडिया और बर्मा का जिक्र है। बर्मा, जिसको आज म्यांमार का नाम भी के नाम से भी जाना जाता है, ये नाम 1989 में चेंज हुआ था। उससे पहले उसको बर्मा कहा जाता था। किपलिंग वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, नाउ मुंबई। ये बम्बई में पैदा हुए थे इंडिया में, एंड एट एज 6 वॉज सेंट टू बी एजुकेटेड इन इंग्लैंड, और उसको इंग्लैंड भेजा गया था एजुकेशन हासिल करने के लिए। फ्राम 1882 टू 1889 he edited and wrote short stories from the civil and military gazette of Lahore. उसने मिलिट्री गैजेट ऑफ लाहौर के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी। इंडिया में, इंडिया का जो ये मैगज़ीन था। He then published Departmental Ditties 1886 में ये उन्होंने लिखा था। ये क्या थे? These were simply satirical verse dealing with civil and military barracks life in British colonial India. फौजों की छावनियों के बारे में, या सिविल और मिलिट्री, क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे ये अक्सर उन्हीं बैरक्स में रहते थे जब उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था। उन्हीं बैरक्स के बारे में ये डिपार्टमेंटल डिटीज़ भी उन्होंने लिखी है। एंड अ कलेक्शन ऑफ हिज मैगजीन स्टोरीज कॉल्ड प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, ये बुक भी उन्होंने लिखी थी 1887 में। He received the 1907 Nobel Prize in Literature. 1907 का नोबेल प्राइज़ उसी को मिला था। The first English author to be so honored. पहला इंग्लिश ऑथर था ये जिसको ये इनाम मिला था, नोबेल प्राइज़। उसकी एक बहुत ही फेमस बुक पब्लिश हुई थी, द जंगल बुक। Kipling died on January 18, 1936 in London. लंदन में उसकी मौत हो गई थी 18 जनवरी को 1936 में। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस राइटर रुडयार्ड जोसेफ किपलिंग के बारे में, जिसने स्टोरी लिखी है मोती गज म्यूटिनियर। नाउ द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। मोती हम हीरो को कहते हैं, गज एलिफेंट को कहते हैं, यानी मोती जैसा एलिफेंट या मोती एलिफेंट, पर्ल एलिफेंट जिसको हम कहते हैं। म्यूटिनियर हम उस शख्स को कहते हैं जो बगावत करता है अगेंस्ट अथॉरिटी, अगेंस्ट गवर्नमेंट, अपने मालिक के ख़िलाफ़ बगावत करता है, उसको हम म्यूटिनियर कहते हैं। अब तक हम यही सुनते हैं कि फ़लानी आदमी ने या फ़लानी लोगों ने बगावत की है, लेकिन इस स्टोरी में एक स्ट्रेंज स्टोरी है। यहाँ एक आदमी नहीं बल्कि एक एलिफेंट बगावत करता है अपने मालिक के ख़िलाफ़। वो ये बगावत क्यों करता है और फिर लास्ट में वो किस तरह मानता है
یہ اسی پر یہ اسٹوری منحصر ہے. It is based on this theme. A mutineer is a person who openly rebels against authority. Mutineer ہم rebel کو کہتے ہیں, باغی کو کہتے ہیں, جو بغاوت کرتا ہے. Openly جو بغاوت کرتا ہے, بالکل کھلے عام. You must have read of soldiers rising in mutiny. آپ نے اکثر فوجیوں کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ انہوں نے بغاوت کی. But have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک ہاتھی باغی بن گیا؟ Well, this is the story of such an elephant. ہاں, یہ کہانی ایک ایسے ہی ہاتھی کی ہے. His name is موتی گج. اس ایلیفنٹ کا نام موتی گج ہے. He's an intelligent, بہت ہی ذہین, as loyal, بہت ہی وفادار, and loving, بہت ہی پیارا, as anyone of us, بالکل جس طرح ہم ہوتے ہیں. Yes, yet he rebels, لیکن پھر بھی وہ بغاوت کرتا ہے. Read the story and find out why he becomes a mutineer. ہم کہانی پڑھتے ہیں, کہانی پڑھیں گے کہ یہ ایلیفنٹ آخر بغاوت پر کیوں اتر آتا ہے. What he does and how he ceases to be a mutineer. پھر وہ بغاوت جب کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اور پھر کس طرح وہ اپنی بغاوت چھوڑ دیتا ہے, وہ پھر کام پر آتا ہے. اسی پر یہ کہانی ہے. Now we will read this story, some of the paragraphs of this story at page number 90 and 91. Once upon a time there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کافی پلانٹر تھا. کافی پلانٹر جو کافی پلانٹس لگاتا ہے, جیسے کافی ایک قسم کی جو چائے ہوتی ہے وہی بنتی ہے. ان انڈیا who wished to clear, اس کو کچھ فارسٹ لینڈ کلیئر کرنا تھا, صاف کرنا تھا, پودے اس کے ہٹانے تھے, بڑے بڑے درخت. some forest land for coffee planting, تاکہ وہ اس لینڈ پر کافی ٹریز, کافی پلانٹ جو ہے ان کو لگائے. when he had cut down all the trees, جب اس نے پورے درخت کاٹ دیے, the steps still remained, لیکن steps زمین کے اندر ہی تھے. سٹیپ ہم جو ٹرنک ہوتا ہے اس کا جو حصہ ہوتا ہے جو کاٹنے کے بعد رہتا ہے along with roots, اسی کو ہم سٹیپ کہتے ہیں. وہ سٹیپس بالکل زمین میں ہی تھے, کیونکہ یہ اس وقت کا دور تھا جب بلڈوزر نہیں تھے یا اور کوئی مشین جو ان سٹیپس کو نکالے. اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی, لہٰذا یہ کام ہاتھی کرتے تھے. وہ ان کو کھینچتے تھے اور ان سٹیمپس کو زمین سے نکالتے تھے. The stamps still remained, stamps ابھی موجود ہی تھے. The planter hired some elephants for stamp clearing. لہٰذا اس پلانٹر نے, جو اس کافی پلانٹر جس نے یہ جنگل صاف کیا تھا, اس نے کچھ ایلیفنٹس کو کرایہ پر لیا تاکہ وہ اس زمین کو صاف کرے ان سٹیمپس سے. The very best of all the elephants belong to a very worst of all the drivers or mouths. ان ایلیفنٹس میں جو انہوں نے کرائے پر لیے تھے اس جنگل کو صاف کرنے کے لیے, ان میں سب سے خوبصورت, سب سے اچھا ہاتھی اس ڈرائیور کا تھا جو سب سے ورسٹ تھا, جو سب سے برا تھا. ایلیفنٹ سب سے اچھا تھا, لیکن اس کو کیئر کرنے والا, اس کا جو ڈرائیور تھا, اس کا جو کیپر تھا, وہ بہت ہی ورسٹ پرسن تھا. مہوت ہم اس آدمی کو کہتے ہیں جو ایلیفنٹ کو کی رکھوالی کرتا ہے, اس کو ڈرائیو کرتا ہے, اس کو چلاتا ہے, اس کو ہم مہوت کہتے ہیں. ڈرائیور آف این ایلیفنٹ سمپلی. اینڈ دی superior beast's name was موتی گج, اور اس بہت اچھے بیسٹ یا اس ایلیفنٹ کا نام موتی گج تھا, which means the pearl elephant, pearl موتیوں جیسا ایلیفنٹ. He was the absolute property of his mahout Disa.
ये अपने ड्राइवर का या अपने कीपर का बिल्कुल मुकम्मल पूरी तरह उसी की प्रॉपर्टी था। जो कुछ वो कहता था ये एलिफेंट मानता था, ये बाकी लोगों की नहीं मानता था, सिर्फ अपने ड्राइवर या अपने माहूट की बात मानता था। डिसा वॉज ए फूलिश ड्रंक कार्ड। अब उस डिसा के बारे में ये लाइन्स हैं कि वो एक पागल आदमी था। सिर्फ पागल ही नहीं था, वो एक ड्रंक कार्ड भी था, शराबी था। when he had much money through the strength of his elephant, जो पैसा भी वो अपने हाथी के ज़रिए कमाता था, उसके ताकत के ज़रिए कमाता था। he would get extremely drunk, वो बहुत शराब पीता था। and give मोती गज a beating, और मोती गज अपने हाथी को, जो उसको सबसे ज़्यादा अजीज़ था, जो उसको सबसे ज़्यादा प्यारा था, उसको पीटता था विद ए टेंट पेग। पेग हम वुडन पिन को कहते हैं, जिसके साथ इन जानवरों को बांधा जाता है। केल ये लकड़ी की बनी होती है। टेंट पेग जिससे हम टेंट को बांधते हैं, उसी टेंट पेग से वो उस हाथी को मारता था। और द टेंडर नेल्स ऑफ द फोपहीट, उसके जो नेल्स होते हैं उन्हीं पर उनको मारता था। ये एक सेंसिटिव एरिया होता है एलिफेंट का, जहाँ पर उनको मारा जाता है, उससे उसको बहुत दर्द होता है। मोतिगज never trampled the life out of Disa on these occasions, लेकिन ये हाथी कुछ नहीं करता था। हालांकि ये इतना ताकतवर था, ये 1 मिनट में उसकी जान निकाल सकता था, उसको रोंद सकता था। ट्रैम्पल मीन्स रोंदना, कुचलना। ये आराम से उसको रोंद सकता था, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करता था। ऑन दीज ओकेजन्स, ऐसे मौक़ों पर जब डेसा उसको मारता था। he knew that after the beating was over, क्योंकि उसको पता था जब ये मुझे मार के थक जाएगा, जब ये पिटाई ख़त्म हो जाएगी, डेसा would embrace his trunk, डेसा उसके ट्रंक को गले लगाएगा and weep, और रोएगा। he would call him his love, फिर उसको अपना प्यार कहकर पुकारेगा, अपना मोहब्बत कहकर पुकारेगा। and give him some liquor which मोती गज was very fond of, और उसको थोड़ी शराब भी पिलाएगा, जो शराब मोती गज को बहुत पसंद होती थी, बहुत ही पसंद थी। वो भी उसका आदी बन चुका था। Now page number 91. मोती गज एंड डीसा वर्कर हार्ड, ये दोनों बहुत ही मेहनत करते थे। डीसा sat on मोती गज's neck and gave him orders, वो उसकी गर्दन पर बैठता था और उसको हुक्म देता था, उसको डायरेक्शन देता था। मोती गज rooted up the steps for he owned a magnificent pair of tusks, बहुत ही ताकतवर जानवर था ये। उसके जो टस्क थे, जो बहुत लंबे दांत लड़ाई के लिए या यही रूट्स उखाड़ने के लिए के काम आते हैं, उन्हीं को हम जो बाहर दिखाई देते हैं उनको हम टस्क्स कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत दांत थे उसके, लिहाजा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो काम किया। वो स्टैम्प्स निकाले, वो दरख्तों का जो तना होता था, तना गिरने के बाद का जो हिस्सा होता है वो निकाले। While Moti Gaj worked, Disa kicked him behind the ears and called him the king of elephants. मोती गज को जोश दिलाने के लिए डीसा उसको क्या कहता था कि आप तो तमाम हाथियों के बादशाह हो। At evening, Moti Gaj would mix his 300 pounds of green. शाम को मोती गज बहुत ज़्यादा 300 पाउंड्स ऑफ ग्रीन यानी घास खाता था, 300 पाउंड्स विद ए बोटल ऑफ लिक्वा, और थोड़ी सी शराब भी पी लेता था। डिसा वुड आल्सो टेक ए शेयर, डिसा भी कुछ हिस्सा पीता था। एंड सिंग सॉन्ग्स बिटवीन मोती गज's लेग्स, और उसकी
टांगों के दरमियान बैठता था, गाता था, टिल इट वॉज टाइम टू गो टू बेड, तब तक जब तक कि उसको नींद नहीं आती थी, जब तक वो नहीं सोते थे. Once a week, Disa led Moti guys down to the river. हफ्ते में एक बार डीसा अपने हाथी को, मोती गज को दरिया पर लेता था. मोती गज ले ऑन हिज साइड इन द शैलोज. शैलो हम उस पानी को कहते हैं जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, शैलो वाटर्स. वाइल डीसा रबर हिम विद अ क्वायर स्वैब, और उसको कोकोनट जो नारियल के जो रेशे होते हैं उन्हीं से उसको रब करता था ताकि उसका जो मैल वैल हो वो साफ़ हो जाए. एंड ब्रिक, और ईंट से भी उसको रगड़ता था ताकि वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए. मोतीगज नेवर मिस्टुक द पाउंडिंग blow of the brick or the smack of the choir swab that warned him to get up and turn over on the other side. मोतीगज बिल्कुल उसको पता होता था कि कब ये पहला पाऊँ या कब ये एक कान साफ करेगा, फिर वो थोड़ा सा उसको स्मैक धक्का देता था, ज़रब लगाता था या मारता था. और एलिफेंट को पता होता था कि मुझे अब दूसरी तरफ घूमना है, अब मेरा दूसरे कान को साफ़ करेगा, दूसरे पाँव को साफ़ करेगा, दूसरे साइड को साफ़ करेगा. बिल्कुल ये आदी हो चुका था उस काम का. ब्लो ऑफ द ब्रिक, जो ही उसको ब्लो देता था, धक्का मारता था उस ईंट से, ये दूसरी तरफ मुड़ता था. और द स्मैक ऑफ द क्वायर स्वैब, या उसी स्वैब से जिस से वो उसको रगड़ता था, उसको उससे जब वो मारता था दीसा मोती गज को, तो वो फिर मुड़ जाता था दूसरी तरफ. दैट वार्नड हिम टू गेट अप एंड टर्न ओवर ऑन द अदर साइड, और वो फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता था. Then Disa would look at his feet, फिर उसके पाँव का जायज़ा लेता था. And examine his eyes, और उसकी आँखों को बिल्कुल गहराई से देखता था. And turn up the corners of his mighty ears, और बड़े बड़े कानों के पीछे या उनके जो कोने होते थे उनमें भी देखता था. इनके सब सोर्स कहीं उस पर कोई ज़ख्म ना हो, खराश ना हो, ताकि उसको साफ़ किया जाए. After inspection, the two would stand up. जब ये पूरा काम होता था दोनों खड़े हो जाते थे. मोती गज all black and shining, मोती गज की बॉडी बिल्कुल शाइन करती थी क्योंकि उसका बिल्कुल इस नहाने से वो साफ होता था. waving a torn tree branch 12 feet long, वो अक्सर अपने उस ट्रंक से एक ब्रांच को तोड़ता था, उसको अपने ट्रंक में लेता था. 12 feet long in his trunk, and Disa knotting up his own long wet hair, और डीसा उसकी पीठ पर बैठकर अपने लंबे और भीगे हुए बालों को संभालता था, उनकी नाट बनाता था, उसको बांधता था. यहाँ से हम जो बाकी रिमेनिंग पैराग्राफ्स है दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे. टिल दैट, गुड बाय.